ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पर उनके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स का कहना होता है कि मीडिया इंडस्ट्री सेफ नहीं है। खास करके उनका कहना है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए मीडिया इंडस्ट्री सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं उनको मीडिया इंडस्ट्री में जाने से रोका जाता है। तो उस पर आपका क्या कहना है, किस हद तक ये बात सही है और क्या क्या इसकी मिथ है? मतलब पूरे जो 200, 250 या 500 लोगों की जो मेहनत है वो एक एंकर को बेसिकली आगे बढ़ानी होती है। और आप फेस भी हैं। मंजिल के लिए 2 गाम चलूं, गाम माने कदम, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल अगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। आपके अंदर आपको जुनून पैदा करना है, आपको उसके लिए घर भी छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी होती है और जज्बा आपके अंदर एक पैशन जिसको हम कहते हैं, पैशंस प्लस पेशेंस, थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा आपको और वो जज्बा भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। एंकर हो या जर्नलिस्ट हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़िए, अच्छा पढ़िए और खुद से दोनों पक्षों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप एक ही पक्ष को अगर पढ़ेंगे तो आप फिर एक पक्ष के होकर रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सिन्नी सोनी है। स्वागत है आप सभी का। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान न्यूज़ 24 के एंकर मकसूद खान। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सिमी, थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे और सर से बात करके जानेंगे उन तमाम प्रश्नों के बारे में जो एक स्टूडेंट जो 12th के बाद अपना करियर मीडिया इंडस्ट्री में बनाना चाहता है या फिर एक एंकर बनना चाहता है। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल है, आप मीडिया इंडस्ट्री में कैसे आए, कैसे आप एंकर बने और कौन कौन सी तमाम जो मुश्किलें थी आपको देखने को मिली, कैसे आप उससे उभर के आए? देखिए, मीडिया इंडस्ट्री में आने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा हाई पर था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर्स थे वो अपने आप में एक स्टार की तरह लोग उन्हें पसंद किया करते थे, उन्हें देखते थे। वहीं से मुझे भी अपनी दिलचस्पी शुरू हुई, लेकिन सिर्फ दिलचस्पी के जरिए आप इसमें नहीं आ सकते। आपके अंदर आपको जुनून पैदा करना पड़ता है, आपको उसके लिए घर भी छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी होती है और जज्बा आपके अंदर एक पैशन जिसको हम कहते हैं, पैशंस प्लस पेशेंस, थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा आपको और वो जज्बा भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। बाकी तो आप कोशिश करेंगे तो एकदम से कोई भी जंप करके ऊपर नहीं जाता, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो द टाइम आई वाज इन सेकंड ईयर माय ग्रेजुएशन, लोकल चैनल से मैंने शुरुआत की। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ, उज्जैन से बाबा महाकाल की नगरी, इसलिए सभी जानते हैं उज्जैन। उज्जैन में जब मैं अपने सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में था तो वहाँ के एक लोकल चैनल से मैंने अपनी शुरुआत की। न्यूज़ रीडर के थे, हमें खबरें पढ़नी होती, लेकिन उसके लिए भी मुझे करीब 2 या 3 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ी। कैसे बोलना है, ऐसे चीज़ों को लोगों को बताना है। एंकरिंग बस यही है कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है और वो पब्लिक तक पहुंचाने, उसे थ्रू करना है। लेकिन आपको वो जरिया कैसे है कि आप सामने वाले को अपनी बात पहुंचा दें, समझा दें, उसे पहुंचाने के साथ साथ आपको समझाना भी। वो ट्रेनिंग वहाँ से शुरू किया। फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में स्कूल ऑफ स्टडीज से। उसके बाद 2008 में मैंने जी का एक रीजनल चैनल का सैटेलाइट चैनल, उससे शुरुआत। उसके बाद न्यूज़ एक्सप्रेस में रहा 2011 में। न्यूज़ एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ नेशनल फर्स्ट HD चैनल के तौर पर वो लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद फोकस के साथ काम किया, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ काम किया, न्यूज़ नेशन के साथ काम किया, जी ग्रुप के साथ फिर से जुड़ना हुआ। जी ग्रुप के साथ जब जुड़ा था जी हिंदुस्तान के लिए तो यूपी का पूरा इलेक्शन कवर, ऑलमोस्ट 130 दिन का मेरा टूर था यूपी का। तो पूरा उत्तर प्रदेश मैंने घूमा और अभी फिलहाल न्यूज़ 24 के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अप एंड डाउन्स भी देखे हैं बहुत से। क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं तो अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। द टाइम आप जब स्टूडियो में होते हैं तो आपको अलग तरह की चीज़ों या अलग तरह के चैलेंज को फेस करना पड़ता है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सीनियर्स ने सपोर्ट किया है, इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं।
सर कोई एक छोटा सा आप कोई चैलेंजेस जो बताना चाहेंगे? बीइंग एन एंकर, अब मुझे लगता है इतना ज़्यादा एंकर के साथ आप जर्नलिस्ट ज़रूर बनिए। मेरा कहने का मतलब मैं यही कहूँगा, चाहे वो आप हों या जो भी नए लोग, नए बच्चे इसमें आना चाहें, क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स ने यही सब चीज़ सिखाया है कि आप टीवी रीडर मत बनिए। जो खबर आप लोगों को बताने जा रहे हैं, पहले आप खुद उस खबर को बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप उसको, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ भी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, नया नया चैनल लॉन्च हो रहा था उस वक्त में, और लॉन्चिंग के मोड पर थे हम लोग। टेस्ट सिग्नल उस वक्त हुआ करते थे। कोई भी चैनल जब आप एक नया सेटअप लॉन्च करते हैं तो कुछ वक्त के लिए उसको टेस्ट सिग्नल पर डालना होता है। तो कई बार चैलेंज कुछ इस तरह से आ गया था मेरे सामने, बहुत अच्छा इंसिडेंट है वो। उसके बाद मैं अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश की। मैं स्टूडियो में था, मेरे पास उस वक्त ऑडियो नहीं आ रहा था, डोर ऑडियो पता नहीं था, और मुझे सामने अमूमन जो स्क्रीन होती है तो आपके पास डिस्प्ले होता है जो पीसीआर आपको कनेक्ट करता है, वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी, और मुझे सामने जो खबर पढ़नी थी टीपी पर वो भी इत्तेफाक से नहीं मिल रही थी। मुझे सिर्फ कमांड आ रहा था मेरे डायरेक्टर का या पैनल प्रोड्यूसर। तो वो बड़ा एक चैलेंज के तौर पर मैंने देखा, इसलिए देखा है। बहुत छोटा सा इंसिडेंट, क्योंकि वो एक टेस्ट सिग्नल था। लेकिन अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है, फिर आपको, अगर आपका डायरेक्टर कुछ बताता है तो फिर आपको वो खबर ही बताएगा। वो खबर वो आपको इशारा करेगा, या वो आपको एक या दो लाइन में वो खबर बताएगा, लेकिन फिर उसको आपको उस खबर को आगे पहुंचाना है, क्योंकि तब आप ऑन एयर हैं। आपको जो अंदर प्लाज्मा लगा हुआ है, टीवी पर दिखाई नहीं दे रहा है कि विजुअल्स क्या है, खबर क्या है, टेलीप्रॉम्प्टर है, उस पर आपको खबर नहीं मिल पा रही है। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग, चूंकि वो टेस्ट सिग्नल टेस्ट रन के का पीरियड था, तो खाली वक्त में हम लोग न्यूज़ वगैरह ही पढ़ा करते थे। चाहे आज का अखबार लेकर बैठ गए, तो दिन भर की जो खबरें उसको कंप्यूटर पर खोल लिया, लैपटॉप पर खोल लिया। उस वक्त में तो ट्विटर वगैरह इतना आया नहीं था, बात बता रहा हूँ मैं। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो कंटेंट अगर आपके पास होगा, खबर पूरी आपके पास होगी, तो बाकी तो आप रिपोर्टर्स वगैरह से आप ले लेंगे, तो आपके साथ रिपोर्टर्स आपका कनेक्ट होगा या कोई और कनेक्ट होगा। लेकिन उस टाइम पर तो आप ही को करना है जो करना है। तो पूरे जो 200, 250 या 500 लोगों की जो मेहनत है, वो एक एंकर को बेसिकली आगे बढ़ानी होती है, और आप फेस भी हैं। तो ये चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया। लेकिन हाँ, दैट टाइम आप ऑन एयर हैं। तो अगर आप ऑन एयर हैं, आप टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उन सारे लोगों की मेहनत, आपकी अपनी मेहनत, आपके चैनल की एक जो इमेज है, या खुद आपका जो प्रोफेशन है, उसको सबको आपको अपने कंधों पर उठाना होगा। उसके बाद से फिर ये कोशिश कि बिना पढ़े कभी स्टूडियो में नहीं जाए। तो एक बहुत अच्छी सीख। अगर आप एंकर हैं या आप फील्ड में रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो बगैर पढ़े मत जाइए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया इंडस्ट्री में आने के लिए जो जुनून है, पैशन है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद अपना करियर मीडिया इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, और जो मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं आगे एंकर बनना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो उनको अपने आप में बिल्डअप करना है। तो डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए उन्हें, ताकि वो एक अच्छे फॉर्मेट में निकल के आए? देखिए, सबसे पहले आपको ये करना होगा, आफ्टर 12th की आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करें अपने एडमिशन के लिए। आजकल तो बहुत अच्छा है कि बैचलर्स के भी कोर्सेज होने लगे, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। और एंकर हो या जर्नलिस्ट हो, पढ़ना तो आपको पढ़ेगा। पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और खुद से दोनों पक्षों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप एक ही पक्ष को अगर पढ़ेंगे तो आप फिर एक पक्ष के होकर रह जाएंगे। और जब हमने पढ़ाई की, या जब हमने मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री की, तो हमें हमारे सीनियर्स ने यही सिखाया। और जब हमने किताबें पढ़ी, मीडिया के लॉ एंड एथिक्स को पढ़ा, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ा, मास कम्युनिकेशन में बाकी चीज़ें पढ़ी। आप जरिया हैं, आप एक माध्यम हैं, आप एक जरिया हैं लोगों तक खबर पहुंचाने का। तो आप लोगों तक क्या पहुंचा रहे हैं, क्या वो सच है, क्या वो पूरा सच है?
या वो आधा अधूरा सच है या वो गलत है। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर देखिए ना, कोई भी एक वीडियो कहीं से भी आएगा, पता चला वीडियो किसी अफ्रीकी देश का है या वीडियो किसी इंडिया के बाहर किसी भी देश का हो सकता है वो, और उसको यही बताकर उसको दे दिया जाता है सोशल मीडिया पर। वो ऐसी चीजें वायरल भी होने लगती है फेक न्यूज के फॉर्म में। आजकल तो खैर बहुत अच्छे अलग अलग चैनल्स ने भी फेक न्यूज के लिए वो शुरू कर दिए हैं शोज। बाकी कुछ लोग अपने पर्सनल भी कर रहे हैं, ऑल्ट न्यूज जिसे कर रहा है जुबैर और वो सिन्हा। तो ये बहुत जरूरी है। वो फैक्ट चेक तो हो ही रहा है, लेकिन आप कम से कम एक फैक्ट चेक अपनी तरफ से जरूर करें। अगर हम कोई चीज आगे पहुंचाने के लिए जा रहे हैं तो क्या वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि आप अगर कुछ कहेंगे उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मैं पर्सनली, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं कोई बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ, बहुत कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना मैं अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता हूँ, आपको फर्क करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर आप रील्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक न्यूज़ एंकर हैं। बेसिक फर्क आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लेते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी कंटेंट आप बनाएंगे वो वायरल हो जाएगा, वो कितना लोगों तक पहुंच रहा है कितना नहीं पहुंच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी जो है गलत काम कर रहा है या हर आदमी सही काम कर रहा है, दोनों तरह का काम हो रहा है। लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म के पेशे में हैं, आप एंकर हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप जो कोई बात बोलेंगे उसका असर बहुत गहरा होता है, वो लोग सच मानते हैं। तो ये आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आपको अलग रखना पड़ेगा, और एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट आपको उस चीज को करना पड़ेगा। वो जो फिल्टर होता है ना, वो फिल्टर बहुत जरूरी है। आप क्या दे रहे हैं? बेशक आप मीडिया माध्यम है, जरिया है आप पहुंचाने के लिए, इधर से आपने खबर ली उधर पहुंचाई, लेकिन जो आप पहुंचा रहे हैं वो आप तक आई, तो आप उसमें फिल्टर लगाएंगे एटलीस्ट। सही गलत का आप करेंगे, जो बेसिक है 5WH, आप कम से कम उस 5WH को जो है कोशिश करेंगे, क्यों कब कैसे कहाँ इसमें, ये सब चीजें आप करनी जरूरी है। ये बेसिक है, और ये चैलेंज मुझे लगता है कि आज के दौर में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पर उनके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स का कहना होता है कि मीडिया इंडस्ट्री सेफ नहीं है। खास करके उनका कहना है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए मीडिया इंडस्ट्री सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं उनको मीडिया इंडस्ट्री में जाने से रोका जाता है। तो उस पर आपका क्या कहना है, किस हद तक ये बात सही है और क्या क्या इसमें मिथ है? देखिए, अगर आप सब कुछ आपके मानने और आपके सोचने, और जो मिथ आप खुद ही कह रहे हैं, मिथ अपने आप में एक मिथ ही है, वो झूठ है या भ्रम है। तो आपको अपनी कोशिश अपनी तरफ से ये करनी पड़ेगी कि पहले तो पेरेंट्स को समझाएं। दूसरा है कि ऐसा भी कोई खराब नहीं है, अच्छे और बुरे लोग हर तरह के होते हैं। 5 उंगली कहें हम, 4 उंगलियां एक अंगूठा कहें हम, बराबर एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो अच्छे और बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आपकी सोसाइटी में हो, चाहे वो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो हर जगह आपको मिलेंगे। लेकिन इसकी वजह से आप जीना तो नहीं छोड़ देंगे, आप सांस लेना नहीं छोड़ देंगे, आप घर से बाहर नहीं निकलना छोड़ देंगे। लड़ना तो पड़ेगा। सभी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, सभी आपको बुरे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन फीमेल्स के लिए तो मैं कहूँगा कि उनको तो उनकी जो सिक्स्थ सेंस है तो गॉड गिफ्टेड है, वो बहुत अच्छे से समझ लेती है चीज़ों को। एक अलग उनके पास वो है जो कि बाकी मुझे लगता है कि किसी के पास नहीं। मुझे लगता है कुदरत ने वो फीमेल्स को दी हुई है। वो नज़र भी पहचानती हैं, वो नज़रिया भी पहचानती हैं। थोड़ा सा उनको अपने अंदर थोड़ा सा उनको लड़ाकू बनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, आपको आपके दोस्तों के रूप में अच्छे लोग भी मिलेंगे,
आपके बैचमेट्स में आपको कुछ खराब लोग भी मिलते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी में 500 बच्चे हैं तो 500 ही आपके लिए अच्छे हैं, आपकी बैच में 50 बच्चे हैं तो 50 ही आपके लिए अच्छे हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हर जगह लागू होता है कि सब एक जैसे नहीं, सभी खराब नहीं हैं और सभी अच्छे नहीं हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है लड़कियां बहुत अच्छे से समझती हैं, मैं तो मानता हूँ ऐसा कि कई बार लड़के किसी को पहचानने में भूल कर देते हैं, लड़कियां फौरन पहचानती हैं। ये गॉड गिफ्ट है। अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो ऐसा लोग समझते हैं, या फिर रियलिटी आप बताइए कि कंपटीशन कितना है। एक अगर कोई एंकर बनना चाहता है तो उन्हें ऐसा, मतलब एक तरीके से उनके अंदर पैशन या जुनून तो होता ही है, पर कहीं ना कहीं उनको अंदर से लगता है कि बहुत बड़ी बात है एक एंकर बनना। तो कितना कंपटीशन है और कैसे उस कंपटीशन को पार किया जा सकता है? कंपटीशन तो आपको हर जगह मिलेगा। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कंपटीशन नहीं है? आप जब हम नर्सरी में बच्चों के एडमिशन के लिए जाते हैं, एक ज़माने में बड़ी खबरें बना करती थी। खबरें इस लिहाज में बना करती थी कि लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं। अच्छे स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स जो है रात को 12 बजे से फॉर्म लेने के लिए लाइन में लग जाते थे। हमने देखा है दिल्ली से लेकर बाकी और जगहों पर कंपटीशन तो हर जगह है। नर्सरी से आप आएंगे, फिर मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल से फिर आप उधर जाएंगे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में, वहाँ अलग अलग लेवल के कंपटीशन है। वहाँ से फिर आप किसी भी और सेक्टर, किसी भी और इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ भी कंपटीशन है। तो आप क्या करते हैं? आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अब अपना बेस्ट कब दे पाएंगे? जब आप लगातार उसको प्रैक्टिस में रखेंगे। प्रैक्टिस में क्या करेंगे आप? बीइंग एन एंकर आप सिर्फ स्टूडियो में जाकर ज्ञान तो नहीं देंगे या सिर्फ बोलेंगे तो नहीं। वो बोलने के लिए भी आपको अपना कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत जरूरी है। रोज की जो खबरें हैं वो तो आपको पता होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती जिनको आपको बैकग्राउंडर भी मैच करके चलना होगा। सपोज के अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर, चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली उनको 1 तारीख तक के लिए, 1 जून तक के लिए। 2 जून को उनको सरेंडर करना पड़ा। अगर 2 जून को वो सरेंडर करने के लिए जाते हैं, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कोई राहत तो मिली नहीं है। जो एक्सटेंड करवाना चाह रहे थे वो 1 हफ्ते के लिए अपने, वो तो हुआ नहीं। तो आप सिर्फ ये 1 लाइन 2 लाइन या एक खबर नहीं बताएंगे ना कि अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने जा रहे हैं। कुछ आप बताएंगे कितनी तारीख को, मामला क्या है भाई। एक्साइज पॉलिसी वाला मामला है दिल्ली का, शराब नीति का मामला, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ। उसके बाद पहले मनीष सिसोदिया अंदर गए, संजय सिंह भी गए थे। संजय सिंह जमानत पर नहीं आ रहे थे, उनकी रेगुलर बेल है। मनीष सिसोदिया अभी भी अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल को भी इतनी तारीख को उनको गिरफ्तार किया था ईडी ने उनके घर से। बड़ा एक हाई वोल्टेज टाइप हो रहा पूरा आम आदमी पार्टी के बारे में। इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता थे वो भी केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, जो समर्थन उनको देने के लिए। इतनी तारीख को उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर इतनी तारीख को उनका केस गया, इतने दिनों तक जेल में रहे, फिर अंतरिम जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली। फिर उसके बाद अब उनको 1 जून तक की अंतरिम जमानत, तो आज 2 जून। मतलब एटलीस्ट आपको ये कैसे आएगा? सब फैक्ट्स जो मैंने बताए, मेरा अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बताया आपको। फैक्ट्स आप अपने मजबूत रखें, कंटेंट अपना मजबूत रखें, करंट अफेयर्स अपना मजबूत रखें। जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं हम, जो कि काफी सारे न्यूज चैनल्स पे न्यूज एंकर्स भी है। तो लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि जो एआई है वो इन फ्यूचर लोगों का जॉब छीन लेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंट्रोडक्शन फेज में, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। हो सकता है कि इंट्रोडक्शन फेज से आगे बढ़ गया। मैंने बहुत ज़्यादा उसको अभी रिसर्च किया नहीं है, बहुत साफ आपको कहूँ तो। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी जो है वो तो आएंगी एक वक्त में। अगर कंप्यूटर जब आया था, हिंदुस्तान में आया था या कहीं भी आया, तो शुरुआत में ही लग रहा था वो बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियों को कम कर देगा या खत्म। तो हुआ नहीं। आई होप फॉर द बेस्ट। वक्त के साथ साथ तो चीज़ें बदलती हैं।
और यही कुदरत का या प्रकृति का नियम है। कहते हैं बड़ा हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदी इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस। तो वक्त के साथ चीजें बदलेंगी और ये वक्त की जरूरत भी होती है। अब एक जमाने में, अब देखिए आप हर बार टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। 2023 में टेम्परेचर रिकॉर्ड टूट गया, 2024 में फिर रिकॉर्ड टूट गया, 2025 में फिर रिकॉर्ड टूटेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि हम कार में एसी यूज कर रहे हैं, हम घरों में एसी यूज कर रहे हैं, पेड़ों को हम लगातार काट रहे हैं, हम नेचर से सिर्फ ले रहे हैं, उससे कुछ देने की कोशिश नहीं कर रहे। तो वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। देखते हैं अब ये जो तापमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर मीडिया इंडस्ट्री में भी एंटर कर रहा है या कर चुका है, तो आने वाले वक्त में इसके क्या रिजल्ट होंगे, आगे फॉर द बेस्ट। तो आखिरी में सर, आप जो स्टूडेंट जो एंकर बनना चाहते हैं, फिर मीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहती थी तो पेरेंट्स को मनाना, वो जो बात होती है बहुत हार्ड होता है। जी सर। एक्चुअली ये भी रहता है कि जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं भी जहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी पैदाइश बहुत गाँव की रही है। गाँव तो नहीं कहूँगा, एक कस्बा जो उज्जैन से भी 100 किलोमीटर दूर पर। उस कस्बे तक मेरी 12वीं तक की पढ़ाई होना हिंदी मीडियम स्कूल में, और हिंदी मीडियम का ही मैं हमेशा से स्टूडेंट रहा, पहली क्लास में, वो भी सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल से। आज अल्लाह का शुक्र आपके सामने बैठा हूँ। तो आपको कोशिश तो करते रहना पड़ेगा, आप हथियार नहीं डाल सकते। जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, लड़ना आप ही को है, और लड़ना तो पड़ेगा। लड़िए, जीतिए, और जो भी करें, मतलब पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि उसूलों पर रहकर करें। हर इंसान की जिंदगी में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उनको कोशिश करें कि उनको कैरी करें अपने साथ, तोड़े नहीं। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा ना करें। तो ये मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश की है कि मैं कम से कम इसे फॉलो करूं। अच्छा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। और वही मैं कह रहा हूँ कि डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन, हार्डवर्क, जोश, जज्बा, जुनून एक आप में होना चाहिए। नज़रिया बहुत ज़रूरी है आपका। तो और सबको साथ लेके चलने की भी कोशिश। अकेला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे अपने सीनियर्स हैं, चाहे वो स्कूल में रहे हों, चाहे वो कॉलेज में रहे हों, मेरे टीचर्स रहे हों, जिन्होंने मेंटोर के तौर पर मेरी मदद की है। तो ये सब लोग हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। आप तो कहते हैं ना कि शाहरुख खान की फिल्म का बड़ा अच्छा डायलॉग है, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात से आपसे मिलाने में लग जाती है। तो जो शौक है, जुनून है, तो नजर पैदा। मेरी दादी अब तो इस दुनिया में नहीं रही, मैं बहुत अटैच रहा हूँ उनसे। मेरी दादी का एक शेर था जो उन्होंने मुझे सुनाया था। द टाइम आई वाज इन माय 10th क्लास, और मैं घर का पहला ऐसा बच्चा था जो कि 2nd डिवीजन पास हुआ था 10th क्लास में, और इसके मार्क्स बहुत कम थे, वरना हमारे यहाँ सब फर्स्ट क्लास रहे हैं। चाहे मेरी बहनें रही, मेरा भाई रहा, इंजीनियर, एक डॉक्टर है। मेरी दादी में बड़ा मायूस था, बोलती भाई आप घर में कम नंबर लेकर आते हैं तो क्या करेगा आगे, भाई क्या करेगा, का नाम डुबा देगा। पापा मेरे रिटायर्ड हो गए हैं, वो टीचर रहे हैं। मेरे पापा मास्टर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। मेरी दादी ने एक मुझे शेर कहा था, और मैं आज भी मुझे याद है वो, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं, गाम माने कदम, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल अगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। मुकाबिल यानी कि सामने आ जाए। आप बस मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए। आप 2 ही कदम चलेंगे अपने पूरे जज्बे के साथ, वो मंजिल आपको 2 कदम के बाद ही मिल जाएगी। शर्त यह है कि आपको वो 2 कदम बढ़ाने पड़ेंगे, आपको चलना पड़ेगा उसमें।
बिल्कुल सर, आज आपसे बात करके बहुत सारे डाउट्स थे जो मेरे पर्सनली भी थी और जो स्टूडेंट अपना मीडिया इंडस्ट्री में करियर भी बनाना चाहते हैं, काफी हद तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई है। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके। थैंक थैंक यू यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा सिमी, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट।